दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान में सीज फायर हो चुका है। क्या लगता है दोस्तों ये सीज फायर कितने लंबे वक्त तक चलेगा? दोस्तों इस वॉर के दो मेन रीजन हैं, एक तो टीटीपी और दूसरा डूरंग लाइन। हम नहीं मानते डूरंग लाइन को। दोस्तों आप ये सीज फायर के बाद का कतर का स्टेटमेंट देखिए। हमें उम्मीद है कि ये सीज फायर पाकिस्तान और तालिबान की बॉर्डर पर तनाव को कम करेगा। ये सुनकर सारे अफगानी गुस्सा हो गए हैं। कौन सी डूरंग लाइन, कौन सा बॉर्डर? हम तो नहीं मानते उस बॉर्डर को। फिर दोस्तों एक दिन बाद कतर अपना स्टेटमेंट चेंज करता है और कहता है हमें उम्मीद है कि ये सीज फायर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में शांति रखेगा। आखिर क्या है डूरंग लाइन जिसके लिए कतर को पूरा स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा? इसके लिए दोस्तों हमें पहले की थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। आज से दोस्तों 125 साल पहले रशिया का सारिस्ट एम्पायर एक सुपर पावर था। वो आज के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे इलाकों पर अपना कब्जा कर देता है। यहाँ पर दोस्तों आज के इंडिया और पाकिस्तान पर ब्रिटिश इंडिया का राज था। उनके पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें लगता है सारिस्ट एम्पायर फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद फिर हम पर हमला करेगा। तब अफगानिस्तान छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और वो कबीलों को लीड कर रहा था शेर अली खान। सुन लो कबीले वालों, अफगानिस्तान मेरा है। शेर अली खान के भी भाइयों में गद्दी के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी। हम नहीं मानते शेर अली खान को अपना सरदार। और उसके भाई अफजल खान को जेल में डाल देता है क्योंकि दोस्तों उसने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। तब दोस्तों उसका बेटा अब्दुल रहमान डर जाता है और दोस्तों आज के बुखरा में भाग जाता है। अब्दुल रहमान का रोल दोस्तों आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। शेर अली खान भी दोस्तों ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसी और उसके हमलों से तंग आ चुका था। इसलिए दोस्तों वो रशिया की सुपर पावर सारिस्ट एम्पायर से हाथ मिला लेता है। ये सब देख के दोस्तों ब्रिटिश इंडिया को लगता है ये रशिया और अफगानिस्तान मिलकर फिर हम पर हमला करेंगे। इसलिए ब्रिटिश इंडिया शेर अली खान पर फिर हमला कर देता है। और दोस्तों कई दिनों की वॉर के बाद शेर अली खान की हार होती है और वो रशिया भाग जाता है। तब दोस्तों अफगानिस्तान की सिचुएशन पूरी बदल जाती है क्योंकि वो तब छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और उनको दोस्तों कोई लीड करने वाला नहीं था। इसलिए वो कबीले दोस्तों आपस में लड़ने लगते हैं और बिखर जाते हैं। ये सब देख के दोस्तों ब्रिटिश इंडिया अपना फायदा उठाता है। ये क्या करता है, बुखरा में भागा हुआ अब्दुल रहमान को वापस बुला लेता है। अब्दुल रहमान चलिए अफगानिस्तान और संभालिए। क्योंकि दोस्तों उसको एक पपेट बादशाह चाहिए था जो उसकी बातें माने और उसके खिलाफ न जाए। और अब्दुल रहमान को दोस्तों ब्रिटिश इंडिया कई सारे हथियार देती है और हर साल 6 लाख रुपये, यानी कि दोस्तों आज के 250 करोड़ रुपये। फिर क्या होना था दोस्तों, फिर अब्दुल रहमान छोटे छोटे कबीलों पर हमला करता है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है और दोस्तों उन सब कबीलों को लीड करने लगता है। सुन लो, अब मैं अब्दुल रहमान तुम्हारा सरदार हूँ। 1893 तक आते आते दोस्तों वो पूरे अफगानिस्तान के कबीलों पर अपना कब्जा जमा चुका होता है। फिर दोस्तों उसी साल मोर्टिमर ड्यूरंग और अब्दुल रहमान आज के काबुल में मिलते हैं। मोर्टिमर ड्यूरंग एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि अफगानिस्तान को 18 लाख सब्सिडी मिलेगी और रशिया से पूरा प्रोटेक्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक बॉर्डर तय करनी पड़ेगी। तब ब्रिटिश इंडिया ने आधा पश्तून और आधा बलूचिस्तान अपने एरिया में लाने की मांग की क्योंकि दोस्तों उन इलाकों पर ऊंची पहाड़ियाँ थी और वहाँ से हमला करना मुमकिन नहीं था, जैसे कि दोस्तों आज के पाकिस्तान के खैबर का इलाका। और अब्दुल रहमान के पास दोस्तों कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो साइन कर देता है। इस लाइन से दोस्तों पश्तून और बलूचिस्तान के कई कबीलों के खानदान, खेत, घर सब बढ़ जाते हैं। आज अफगानिस्तान दोस्तों इसी को अपना मुद्दा बना रहा है कि जब ये डूरंग लाइन बनी थी तब ना पश्तून और बलूचिस्तान के कबीलों से राय ली गई थी और ना उनकी कोई मर्जी पूछी गई थी। उनका कहना है कि वो इलाका तब भी अफगानों का था और आज भी अफगानों का ही है। फिर साल 1989 को सोवियत यूनियन के जाने के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर्स, ना स्कूल ना कोई स्ट्रक्चर, सब कुछ बिखरा हुआ था। इस जंग के बीच दोस्तों 45 लाख से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के पश्तून और बलूचिस्तान में चले जाते हैं। इसका फायदा दोस्तों डायरेक्टली पाकिस्तान उठाता है। वो क्या करता है,
45 लाख से ज़्यादा लोग आए हुए थे। उनके बच्चों को पाकिस्तान अपने मदरसों में भर्ती करने लगता है। वहाँ पर दोस्तों कपड़े, खाना पीना सब कुछ फ्री में मिल रहा था और उनके माँ बाप के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो भेज देते हैं। मदरसों में आमतौर पर सिर्फ इस्लामिक तालीम ही दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान को अपना फायदा चाहिए था। अभी हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। वो चाहता था अफगानिस्तान में हमारी सरकार बने, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे रहे और यूरेनियम लाइन का मुद्दा फिर से न उठे। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI ने मदरसों में अफगानी लड़कों को AK-47, RPG, ग्रेनेड्स, रॉकेट बम चलाना सिखाना शुरू कर दिया। और इस सब के पीछे सऊदी अरबिया का भी हाथ था, जिन्होंने 1982 से 2005 के बीच वहाबी अकीदा फैलाने के लिए वो उन मदरसों में $75 बिलियन यानी कि आज के 25,937 करोड़ रुपया फंडिंग की। फिर साल आता है 1994। मुल्ला उमर जो तालिबान के फाउंडर थे, Taliban leader Mullah Omar Mullah Omar's say the fugitive leader of the Taliban, Mullah Omar, उन्होंने तालिबानियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कंधार से अपना आंदोलन शुरू करते हैं। उस वक्त दोस्तों पाकिस्तान की ISI एजेंसी ने मदरसों से लड़कों को इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे दोस्तों पाकिस्तान के आज के हक्कानी मदरसा, दारुल उलूम हक्कानी मदरसा और जामिया फारूकी मदरसा। इन लड़कों को तालिबान कहा गया क्योंकि दोस्तों तालिबान का मतलब ये होता है इल्म हासिल करने वाला, स्टूडेंट। फिर ISI ने उनको ट्रक, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ दिया क्योंकि वो लड़ाई के लिए तैयार रहे। फिर 4 नवंबर 1994 को तालिबान अपना पहला कब्जा कंधार पर कर लेता है। और 2001 आते आते तालिबान 19% कब्जा अफगानिस्तान पर कर लेता है। अफगानिस्तान हमारा है। लेकिन साल 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका अटैक कर देता है। इसकी फुल डिटेल दोस्तों किसी और वीडियो में जान लेंगे। इस हमले के बाद तालिबान सरकार गिर जाती है और उनके लीडर साउथ अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान भाग जाते हैं। पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता है, वो अफगानिस्तान के लीडर को भी सपोर्ट करता है और अमेरिका से भी हाथ मिलाता है। ये देखिए दोस्तों तब के प्रेसिडेंट का वीडियो। Administration is withholding $255 million in assistance to Pakistan. There are clear reasons for this. Pakistan has played a double game for years. फिर दोस्तों थोड़ी वक्त के बाद अफगानिस्तान के छोटे छोटे ग्रुप्स अमेरिकन आर्मी पर छोटे छोटे हमले करते हैं और ये वार अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच 20 साल तक चलती है और आखिर में अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों तब का वीडियो। तो 2021 में फिर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आ चुकी होती है। हमने सुपर पावर को भी हरा दिया। अब तालिबान में अमान होना चाहिए। दोस्तों तब सबसे ज्यादा मिठाइयाँ पाकिस्तान में बट रही होती है क्योंकि उन्हें लगता है हमारा दोस्त फिर वापस आ गया। लेकिन दोस्तों हुआ सब कुछ उल्टा। TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कल TTP पर एयर स्ट्राइक होगी। जो पाकिस्तान में ही बनी थी अपनी सरकार के खिलाफ। TTP ने पाकिस्तान के शहरों में कई हमले किए जिसमें कई सारे बेगुनाह मारे गए। 2014 में TTP आर्मी स्कूल पर हमला करता है जिससे 135 से ज़्यादा बच्चे मारे जाते हैं और 18 से ज़्यादा टीचर मारे जाते हैं। जवाब में पाकिस्तान ने एक्शन लिया। TTP के कई सारे कैंप और अड्डों पर हमला किया जिससे कई सारे TTP लीडर मारे गए और दोस्तों जो लोग बच गए थे वो भागकर आज के अफगानिस्तान के पश्तून में जाकर बच जाते हैं और तालिबान उनको सपोर्ट करता है क्योंकि तालिबान को आज का पाकिस्तानी पश्तून और बलूचिस्तान फिर वापस चाहिए। TTP ने अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला किया जिससे 16 सोल्जर पाकिस्तान के मारे जाते हैं। फिर दोस्तों पाकिस्तान इसके एक्शन में एयर स्ट्राइक करता है। इस एयर स्ट्राइक में TTP के 7 ठिकानों पर हमला किया जाता है जिसमें 20 से 25 आतंकी मारे जाते हैं। इस हमले में दोस्तों अफगानिस्तान के सिविलियंस के भी जान जाती है। करीब 46 सिविलियंस मारे जाते हैं जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे होते हैं। अफगानिस्तान ने कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। फिर 28 दिसंबर को भी तालिबान हमला कर देता है। इन दोनों की जंग दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी लेकिन कतर और टर्की बीच में आते हैं और उनके विदेश मंत्री को आज के कतर के दोहा में बुलाकर
बातचीत के जरिए सीज फायर करा दिया जाता है। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, ये सीज फायर कितना लंबा तक चलेगा? इसकी संभावना है 50%। अगर तालिबान टीटीपी पर एक्शन लेता है तो ये सीज फायर लंबा शायद चल सकता है। और दोस्तों बात रही ड्यूरिंग लाइन की, तो आज एक कुत्ता भी अपने इलाके में दूसरे कुत्ते को नहीं आने देता, तो फिर पाकिस्तान कैसे उसको अपनी ज़मीन दे देगा? मेरा पर्सनल ओपिनियन है पाकिस्तान से भी, तुम पहले अपने मुल्क में ही कितनी ज़्यादा आतंकी संगठन लेके बैठे हो, पहले उसको ख़त्म करो। और आतंकी संगठनों से ज़्यादा फ़र्क सिविलियंस और बच्चों पर ही पड़ता है, क्योंकि उनकी ही ज़्यादा जाने जाती है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।